अगर आज हम किसी भी इंसान से पूछें कि वास्तु क्या है, तो ज्यादातर लोग डायरेक्शंस की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन या साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम। लेकिन क्या वास्तु की कहानी सिर्फ इतनी है? वेल, एज एन आर्किटेक्ट आई डोंट थिंक सो। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ आर्किटेक्ट हिमांशी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिमालयन आर्किटेक्ट। अगर हम वास्तुशास्त्र का वर्ड समझें तो वास्तु का मतलब होता है बिल्ट एनवायरनमेंट, मींस द प्लेस वेयर पीपल लिव इन, और शास्त्र का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज। यानी वास्तुशास्त्र का लिटरल मीनिंग है साइंस ऑफ प्लानिंग बिल्ड स्पेसेस। और ऑनेस्टली ये सुनने में बिल्कुल आर्किटेक्चर जैसा ही लगता है, क्योंकि आज भी हम आर्किटेक्ट्स एग्जैक्टली यही काम करते हैं। हम बिल्डिंग्स को सिर्फ ब्यूटीफुल बनाने के लिए डिजाइन नहीं करते, बल्कि कंफर्टेबल, एनर्जी एफिशिएंट और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए डिजाइन करते हैं। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि आज हमारे पास क्लाइमेट डेटा है, सनपाथ सॉफ्टवेयर, विंड एनालिसिस, डे लाइट सिमुलेशन और एनर्जी मॉडलिंग जैसे एडवांस टूल्स हैं। बट 1000 years ago ये सब नहीं था। ना कंप्यूटर्स थे, ना सॉफ्टवेयर और ना ही इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। फिर भी उस जमाने के लोग कंफर्टेबल घर कैसे बना लेते थे? इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में है, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने नेचर को अपना टीचर बनाया, सालों तक ऑब्जर्व किया कि सन किस डायरेक्शन से निकलता है, किस वक्त कौन सी वॉल सबसे ज्यादा हीट रिसीव करती है, मॉनसून के दौरान हवा किस तरफ से चलती है, विंटर्स में सनलाइट किस डायरेक्शन से सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को जनरेशन तक टेस्ट किया गया, इम्प्रूव किया गया और धीरे धीरे ये प्रिंसिपल वास्तुशास्त्र का हिस्सा बन गए। सन, द फाउंडेशन ऑफ वास्तु एंड आर्किटेक्चर। अगर आप किसी भी आर्किटेक्ट से पूछे कि बिल्डिंग डिजाइन करते वक्त सबसे पहले क्या देखा जाता है, तो आंसर फर्नीचर, फसाड या इंटीरियर्स नहीं होगा। सबसे पहले देखा जाता है सन पाथ, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की कंफर्ट, नेचुरल लाइट, हीट गेन और एनर्जी एफिशिएंसी का सबसे बड़ा फैक्टर सन होता है। और यहीं से वास्तु और आर्किटेक्चर के बीच एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन शुरू होता है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए ईस्ट से निकलकर साउथ साइड के स्काई से ट्रैवल करता हुआ वेस्ट में सेट होता है। इसी मूवमेंट की वजह से ईस्ट को सॉफ्ट मॉर्निंग लाइट मिलती है, जबकि वेस्ट और साउथ दिन भर सबसे हार्ड सनलाइट फेस करनी पड़ती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वास्तु भी डायरेक्शंस को इम्पोर्टेंस देता है। तो क्या ये सिर्फ बिलीफ था या नेचर को ऑब्जर्व करके बनाया गया एक डिजाइन प्रिंसिपल? चलिए आर्किटेक्ट की नजर से समझते हैं। ईशान कोण, द साइंस ऑफ मॉर्निंग सनलाइट। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, इसको सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन माना गया है। ट्रेडिशनल होम्स में अक्सर इन एरिया को खुला, हल्का और क्लीन रखने की बात की गई है। कई जगह मंदिर या ओपन स्पेस भी इसी डायरेक्शन में रिकमेंड किया गया है। बहुत लोग इस रिकमेंडेशन को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे क्लाइमेट और आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें तो एक इंटरेस्टिंग लॉजिक सामने आता है। सुबह की पहली रोशनी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड से घर में एंटर करती है। मॉर्निंग सनलाइट कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, इसमें हीट कम होती है, नेचुरल इल्यूमिनेशन बहुत अच्छी मिलती है। अगर इस साइड अननेसेसरी हैवी कंस्ट्रक्शन या हाई बाउंड्री वॉल बना दी जाए तो नेचुरली मॉर्निंग डे लाइट ब्लॉक हो सकती है। इसी वजह से ट्रेडिशनल प्लानिंग में नॉर्थ ईस्ट को रिलेटिवली ओपन रखने की बात की गई होगी, ताकि घर में सुबह की नेचुरल लाइट आसानी से एंटर कर सके। आज भी आर्किटेक्ट्स एग्जैक्टली इसी ऑब्जेक्टिव के साथ डिजाइन करते हैं। हम डे लाइट सिमुलेशन करते हैं, विंडो प्लेसमेंट्स डिसाइड करते हैं और नेचुरल लाइटिंग मैक्सिमाइज करने की प्लानिंग करते हैं। डिफरेंस सिर्फ टर्मिनोलॉजी का है। वास्तु इससे ईशान कोण कहता है और आर्किटेक्ट इसे डे लाइट ऑप्टिमाइजेशन कहता है। अग्निकोण, द साइंस ऑफ फायर। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, जिसे वास्तु में अग्नि कोण कहा गया है। ट्रेडिशनल वास्तु में किचन को साउथ ईस्ट में रखने की रिकमेंडेशन मिलती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल रीजन भी हो सकता है? सोचिए, पुराने समय में एलपीजी गैस, इंडक्शन कुकटॉप्स या पावरफुल एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होते थे। लोग लकड़ी या चूल्हे पे कुकिंग करते थे, जिससे स्मोक भी जनरेट होता था और हीट भी। साउथ ईस्ट साइड
साइड को सुबह से लेकर इवनिंग तक अच्छी सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से कुकिंग स्पेस नेचुरली ब्राइट रहता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। मॉडर्न आर्किटेक्चर सिर्फ इसीलिए किचन को साउथ ईस्ट में डिजाइन नहीं करता क्योंकि वास्तु में लिखा है। आज किचन की लोकेशन डिसाइड करते वक्त प्लम्बिंग लेआउट, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, यूजर कन्वीनियंस, यूटिलिटी कनेक्शंस और ओवरऑल प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर किसी प्रोजेक्ट में साउथ ईस्ट प्रैक्टिकल नहीं है तो आर्किटेक्ट सिग्निफिकेंटली दूसरे सॉल्यूशंस क्रिएट करता है। यानी प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है, रूल को ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं। नैऋत्य कोण, द साइंस ऑफ थर्मल कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। वास्तु में साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण, इसको एक हेवी जोन माना गया है। ट्रेडिशनली इस डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम या हेवियर स्पेस रखने की रिकमेंडेशन मिलती है। इस रिकमेंडेशन के स्पिरिचुअल और कल्चरल इंटरप्रिटेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में ज्यादातर रीजन्स में साउथ और वेस्ट फसाड दिन भर सबसे ज्यादा हीट रिसीव करते हैं, which is afternoon harsh sunlight। इसी वजह से ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर में भी साइड थिक वॉल, स्मॉलर ओपनिंग, शेडेड वरांडास और थर्मल मास का यूज ज्यादा देखने को मिलता है ताकि इंटीरियर्स कंपैरेटिवली कूलर रहें। आज भी आर्किटेक्ट्स एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन को सबसे केयरफुली डिजाइन करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले सॉल्यूशंस थिक मेसनरी और वेरांडास थे, आज हम शेडिंग डिवाइसेस, इंसुलेशन, कैविटी वॉल्स और हाई परफॉर्मेंस ग्लेजिंग यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव तब भी एक्सेसिव हीट कंट्रोल करना था और आज भी वही है। यानी डायरेक्शन वही है, चैलेंजेस वही है, बस टेक्नोलॉजी बदल गई है। वायु कोण, द साइंस ऑफ विंड एंड नेचुरल वेंटिलेशन। अब तक हमने देखा कि सन मूवमेंट किस तरह बिल्डिंग को इन्फ्लुएंस करती है, बट द अदर फैक्टर विच प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द स्पेस इज विंड। अब अगर हम वास्तु की तरह देखें तो हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को वायु कोण के नाम से रेफर किया गया मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह हवा सिर्फ नॉर्थ वेस्ट से आएगी, क्योंकि साइंटिफिकली ये हर लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि ट्रेडिशनल प्लानर्स एयर फ्लो की इम्पोर्टेंस को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हवा का मूवमेंट घर के कंफर्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आज आर्किटेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। जब किसी रूम में एक साइड से हवा एंटर करती है और अपोजिट साइड से एग्जिट करती है तो फ्रेश एयर कंटिन्यूसली सर्कुलेट करती रहती है। इससे इंडोर टेम्परेचर रिलेटिवली कंफर्टेबल फील होता है, स्टेल एयर बाहर निकलती है, ह्यूमिडिटी रिड्यूस होती है और इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर आप ट्रेडिशनल होम्स में देखें तो नोटिस करेंगे कि उनमें अक्सर ऑपोजिट वॉल्स पर ओपनिंग दी जाती है, वेरांडा यूज होते थे और कोर्टयार्ड एयर फ्लो इंप्रूव करते थे। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, ब्रह्मस्थान। ट्रेडिशनल वास्तु में ब्रह्मस्थान को घर का सेंट्रल जोन माना गया था और इस एरिया को रिलेटिवली ओपन या अनक्लटर्ड रखने की रिकमेंडेशन मिलती है। आज बहुत लोग सिर्फ वास्तु का रूल समझते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को देखें, चाहे राजस्थान की हवेली हो, केरला के नालुकेटू होम्स या साउथ इंडिया के कोर्टयार्ड हाउसेस, एक चीज कॉमन मिलती है, घर के बीच में एक खुला आंगन या कोर्टयार्ड। सवाल ये है कि ये सिर्फ ट्रेडिशनल था या इसके पीछे इन्वायरमेंटल रीजंस भी हैं। आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोर्टयार्ड एक ब्रिलियंट क्लाइमेटिक सॉल्यूशन था। दिन भर नेचुरल लाइट घर के सेंटर तक पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत कम पड़ती थी। साथ ही जब गर्म हवा नेचुरली ऊपर राइज करती है और ओपन कोर्टयार्ड से बाहर निकलती है तो नीचे से ठंडी हवा अंदर एंटर करती है। इस प्रोसेस को मॉडर्न बिल्डिंग साइंस में स्टैक इफेक्ट या पैसिव वेंटिलेशन कहते हैं। यानी बिना किसी मैकेनिकल सिस्टम के बिल्डिंग खुद अपनी वेंटिलेशन इंप्रूव कर लेती है। आज भी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में एट्रियम्स, इंटरनल कोर्टयार्ड्स और डबल हाइट स्पेस इसी प्रिंसिपल पर डिजाइन किए जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ टर्मिनोलॉजी का है, पहले इसे आंगन कहा जाता था, अब इसे पैसिव एनवायरमेंटल डिजाइन कहा जाता है। वेयर साइंस एंडेड द मिसकंसेप्शन बिगेन।
अब हमें जितनी भी बातें की उनमें एक चीज कॉमन थी, हर प्रिंसिपल नेचर को ऑब्जर्व करने से शुरू हुआ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वास्तु का इतना स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल बेस था तो आज इसके नाम पर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? मुझे लगता है कि वक्त के साथ हम प्रिंसिपल्स को समझने की बजाय सिर्फ रूल्स याद रखने लगे। ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस में बदल गई, इंस्ट्रक्शंस बिलीफ में और कई जगह बिलीफ फियर में, और शायद यही से प्रॉब्लम शुरू हुई। आज हम अक्सर सुनते हैं कि अगर किचन इस डायरेक्शन में हुआ तो फाइनेंशियल लॉस होगा, बेडरूम इधर हुआ तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या मिरर किसी पर्टिकुलर वॉल पर हुआ तो बैड लक आ जाएगी। लेकिन आर्किटेक्चर इतनी सिंपल इक्वेशन पर काम नहीं करता। किसी घर की परफॉर्मेंस सिर्फ एक डायरेक्शन से डिसाइड नहीं होती, उसमें प्लानिंग, क्लाइमेट, मटेरियल्स, इंसुलेशन, वेंटिलेशन, डे लाइट, स्ट्रक्चर, सर्विसेज और यूजर बिहेव जैसे फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी भी प्रिंसिपल को ब्लाइंडली फॉलो करने या ब्लाइंडली रिजेक्ट करना, दोनों ही अप्रोचेस सही नहीं है। हमें हर रिकमेंडेशन के पीछे की रीजनिंग समझनी चाहिए। कंक्लूजन, द बिगेस्ट लेसन वास्तु टीचेस अस। एक आर्किटेक्ट होने के नाते मैं वास्तु को ना तो ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ और ना ही ब्लाइंडली रिजेक्ट। मैं उसके पीछे लॉजिक समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वास्तु का सबसे बड़ा लेसन डायरेक्शन नहीं बल्कि नेचर है। हजारों साल पहले लोग नेचर को ऑब्जर्व करके घर डिजाइन करते थे और आज हम वही काम साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की मदद से करते हैं। टूल्स बदल गए हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव आज भी वही है, कंफर्टेबल, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव और बेटर होम्स डिजाइन करना। अगर इस वीडियो से आपको वास्तु देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा भी बदलता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप आर्किटेक्चर को फैक्ट्स, लॉजिक और रियल साइंस के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आर्किटेक्ट हिमांशी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।